बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2012 में आया हुआ है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एरिया बहुत बड़ा है। सेमेस्टर 3 के अंदर एक कंपलसरी चैप्टर है। आपको एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन इससे हर साल एग्जाम में मिलता है। हम लोग पहले सम्स को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि डिसोल्यूशन के अंदर में बहुत सारे रूल हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकता है, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। इंसॉल्वेंसी के केस में भी पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करते हैं तो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट अलग होती है। गार्डनर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई करते हैं तो ट्रीटमेंट थोड़ी बहुत अलग होती है। तो सारी चीज़ों को अगर आप केयरफुली समझे हुए हैं तो आपको सम्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक पॉइंट में आपको समझाता रहूँगा डिस्कशन के साथ, हर एक एडजस्टमेंट में, कि वो किस रूल अप्लाई करने पर किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाएगी। अगर आप सम्स को नोट करते हुए करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो सम्स को पहले पढ़ लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। ट्रीटमेंट में आपको एक बार बताता चलूँगा, फिर सॉल्यूशन के समय में भी हम लोग इसको एक बार देखेंगे। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकती है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलें। 2012 का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको स्टार्टिंग में, और क्वेश्चन मेंशन कर रहा है B, C, D and G are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:1:2:3। ये ओल्ड रेशियो इन लोगों का दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011, और फिगर जो है वो रुपीज़ में है। बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है वो एक बार देख लेते हैं। क्रेडिटर्स है आपका लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल B और G का दिया हुआ है, जनरल रिजर्व है, और एक बैंक लोन है। तो क्रेडिटर और बैंक लोन हमारा आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़ है। जानते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं इसको। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है B और G का, तो कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे, और जनरल रिजर्व को हम लोग सारे पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एसेट साइड में डेटर्स है, उसमें से लेस किया गया प्रोविज़न। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग एसेट्स को जब ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, तो डेटर्स को आप नेट वैल्यू पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं 3 लाख पे, या अगर एसेट्स को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डेटर्स को आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट में 3,50,000 ग्रॉस अमाउंट पे, तो फिर जो ये 50,000 का प्रोविज़न है ये आपको अपोजिट साइड में एक लाइबिलिटी मानकर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। दोनों ही ऑप्शन सही है, आप जैसे भी चाहो इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेट वैल्यू भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ग्रॉस वैल्यू भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। बस ग्रॉस वैल्यू अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रोविज़न को अलग से एज ए लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कैश का बैलेंस दिया है तो इसके लिए हम लोग कैश अकाउंट सेपरेटली ओपन करते हैं, उसमें 1,30,000 कैश का बैलेंस दिखा देंगे। स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है, ये सारा एसेट्स ट्रांसफ़र हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ एसेट साइड में C और D का, तो कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस दिया रहता है एसेट साइड में, ये इंडिकेट करता है कि ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, और जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसको कैपिटल के डेबिट साइड में शो करेंगे। एक आइटम दिया है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक फिक्टिशियस एसेट्स होता है। जो बच्चे नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि फिक्टिशियस एसेट्स, एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव नो एनी रियलाइजेबल वैल्यू, एंड these kind of assets are write off by the companies over a period of time। ये जो फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं उनका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के एसेट्स को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करती है। अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो ये फिक्टिशियस एसेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, लेकिन पार्टनरशिप के केस में जब डिसोल्यूशन हो रही है, पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो रहा है, तो ये फिक्टिशियस एसेट्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज किया जाएगा। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं, नीचे क्या क्या मेंशन किया है। ऑन 31 मार्च 2011 द फर्म इज डिसॉल्व एंड द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एग्रीड अपॉन। फर्स्ट मेंशन कर रहा है B is to take over 40% of the debtors at 80% of their book value। जितना डेटर्स था उसका 40% टेक ओवर कर लिया B, और वो भी कितने वैल्यू में, 80% के वैल्यू में। तो अगर आप फुल वैल्यू पर टेक ओवर करते हो, जैसे डेटर्स की फुल वैल्यू है 3,50,000, तो 3,50,000 का 40% आप निकालिएगा, और जो 40% वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी 1,40,000 आएगी, और उस 1,40,000 का फिर आप 80% फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 1,12,000। मतलब 1,12,000 का डेटर टेक ओवर कर लिया B। कोई भी
पार्टनर अगर कोई एसेट्स टेक ओवर करता है तो उसके लिए हम लोग डिसोल्यूशन में एंट्री पढ़े हैं। एसेट टेक ओवर करेगा तो एंट्री बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में ये पोस्ट हो जाएगा कितने वैल्यू के साथ? 1,12,000 के वैल्यू के साथ। नेक्स्ट बोल रहा है जी इज टू टेक ओवर द स्टॉक एट 95% ऑफ देयर वैल्यू। स्टॉक का वैल्यू आप ऊपर देखोगे मेंशन किया हुआ 2 लाख। 2 लाख का आप 95% डायरेक्ट निकालोगे तो 2 लाख का 95% आपको मिलेगा 1,90,000। और सेम एंट्री यहाँ पे पास होगी क्योंकि यहाँ भी एक एसेट्स टेकन ओवर किया जा रहा है एक पार्टनर के द्वारा। एंट्री पास होगा जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में और रियलाइजेशन के क्रेडिट में ये दोनों एंट्री पास कर दी जाएगी। नेक्स्ट मेंशन कर रहा है डी इज टू डिस्चार्ज द सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, एक लाइबिलिटी का डिस्चार्ज कर रहा है डी। अगर पार्टनर कोई लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करता है या पे करता है तो उसके लिए एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में और डी के क्रेडिट में सन्ड्री क्रेडिटर्स का वैल्यू दिखा देंगे क्योंकि वो इस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया बैंक टू टेक द इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर लोन। इन्वेस्टमेंट जो था हम लोगों का यहाँ 70,000 का वो टेक ओवर कर लिया बैंक, क्योंकि बैंक के ऊपर हमारा बैंक से हमने लोन लेके रखा था कितने का? 60,000 का। तो ट्रांसफ़र करने के समय इन्वेस्टमेंट को हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे और बैंक लोन को क्रेडिट में। ये तो फर्स्ट स्टेप होता है जब हम लोग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद इस लाइन को आप लोग केयरफुली समझ लीजिएगा कि जब भी कोई एसेट्स हम लोग रियलाइज करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होता है और जब कोई लाइबिलिटी हम लोग पे करते हैं तो उसमें रियलाइजेशन डेबिट होता है। अगर ये वाला एंट्री के बारे में हम लोग सोचें, जब हमारा बैंक वालों ने लोन के बदले हमारा इन्वेस्टमेंट ले लिया तो इसमें क्या होगा? लाइबिलिटी हमारा एक कम हो रहा है, पे हो रहा है, एक तरह से आप मान सकते हैं, तो उसमें रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। और हमारा एक एसेट भी जा रहा है, तो जब एसेट जाता है और उसके पैसे आते हैं तो उसमें रियलाइजेशन क्रेडिट होता है। तो अगर हम लोग ये सोचें कि बैंक का हमने पेमेंट किया लोन और इन्वेस्टमेंट का हमने पैसा रिसीव किया तो इसमें रियलाइजेशन डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। अगर एक ही अकाउंट डेबिट और क्रेडिट है तो इसका कोई भी इफेक्ट हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर नहीं दिखाते हैं और इसका कोई भी इफेक्ट इसको दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस एडजस्टमेंट के लिए जो एंट्री बनेगी उसमें रियलाइजेशन ही डेबिट होगा और रियलाइजेशन ही क्रेडिट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है इस पेज में, फिक्स एसेट्स एंड द बैलेंस ऑफ डेटर। डेटर पूरा का पूरा नहीं गया था, डेटर्स का सिर्फ 40% पार्ट ही भी टेक ओवर किया था। तो मेंशन कर रहा है फिक्स एसेट्स एंड द बैलेंस ऑफ डेटर रियलाइज 3 लाख एंड 1,78,000 रेस्पेक्टिवली। तो जितना भी हमारा डेटर्स और फिक्स एसेट से पैसा आएगा वो पैसा हमारा कैश में चला जाएगा। बैंक अकाउंट ओपन रहता तो बैंक में चला जाता और इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ तक का एडजस्टमेंट देखे हैं। नेक्स्ट पेज में कुछ और भी एडजस्टमेंट इसमें बता रहा है, देख रहे हैं आप। स्टार्टिंग में मेंशन कर रहा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹30,000। यहाँ ये सब कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इसको किसी पार्टनर ने पे किया है या कैसे पेमेंट हुआ। तो सिंपली ये माना जाएगा कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन जो पे हुआ है वो बिजनेस के द्वारा पे हुआ है और इसके लिए हम लोग एक सिंपल एंट्री पास कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में चला जाता है टू कैश अकाउंट, कैश के क्रेडिट में चला जाएगा और पेमेंट हो जाएगा। लास्ट मेंशन कर रहा है सी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड 22,000 इज रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट। कोई भी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट है तो उसका जितना भी लॉस होगा वो सॉल्वेंट पार्टनर को बियर करना पड़ता है। चाहे आप गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई करो, चाहे आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करो। इंसॉल्वेंसी के केस में अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उसका पूरा पैसा जितना भी लॉस का बचेगा वो सॉल्वेंट पार्टनर को उनके कैपिटल रेशियो में बियर करना पड़ेगा। लेकिन सी इंसॉल्वेंट होने के बावजूद 22,000 पे कर पा रहा है। तो सी जो 22,000 पे करेगा वो पहले हम लोग ले आएंगे और इस बिजनेस में इसके लिए एक सिंपल एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी के क्रेडिट में दिखा देंगे और कैश के डेबिट में दिखा देंगे। उसके बाद सी का जितना भी नेट लॉस रहेगा, जितना भी बैलेंस रहेगा, वो सॉल्वेंट पार्टनर को अपने कैपिटल रेशियो में एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब कि सॉल्वेंट पार्टनर को वो लॉस बियर करना पड़ेगा
और इंसॉल्वेंट पार्टनर का वो लॉस एडजस्ट होगा। ये भी कैपिटल रेशियो में। यहाँ पर एक बात आपको और बता दें, कैपिटल रेशियो जब यहाँ पर निकाला जाता है तो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो निकाला जाता है। इफेक्टिव का मतलब है कि जनरल रिजर्व या कोई फंड है तो उसका एडजस्टमेंट होगा, और फिक्टिशियस एसेट्स है तो वो भी एडजस्ट किया जाएगा। सिंपल सेंस में आप सोच सकते हो कि कोई फंड या जनरल रिजर्व है तो उसका पैसा पार्टनर को मिलेगा, तो उनके कैपिटल में जनरल रिजर्व का पैसा जोड़ा जाएगा, और फिक्टिशियस एसेट्स एक तरीके का लॉस है तो वो लॉस उसमें से कटेगा, वो लॉस माइनस होगा, और माइनस करने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल आएगा उस कैपिटल का जो रेशियो निकलेगा उस रेशियो में ये इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेगा। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये मेंशन कर दिया कि आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं एक एक अकाउंट किस तरीके से बनाया गया है। अगर ये अकाउंट आप खुद से देख रहे होगे या आपके सर बता रहे होंगे तो उसमें आप देखोगे कि एक अकाउंट को हम लोग एक साथ नहीं बनाते, तीनों अकाउंट को हम लोग एक साथ बनाते हुए चलते हैं। जर्नल दिमाग में लेकर चलते हैं और उसकी लेजर पोस्टिंग करते चलते हैं। जिस अकाउंट के डेबिट में जाएगा डेबिट में दिखाएंगे, और जिस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट होगा क्रेडिट में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको स्टेप वाइज दिखाते हैं तीनों अकाउंट का। आप देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, नोट करके अगर आप करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। इन द बुक्स ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले देख रहे हैं, तो हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं सारा एसेट्स और क्रेडिट में लाइबिलिटीज़। तो आप ये टू सन्ड्री एसेट्स देख रहे हो, ट्रांसफ़र किया गया है। डेटर्स को ग्रॉस अमाउंट पे ट्रांसफ़र किया 3,50,000 पे। फिर टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट, टू मशीनरी। आप अलग अलग टू करके भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र कर दिया गया बाई क्रेडिटर्स और बाई बैंक लोन, और बाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट यहाँ 50,000 दिखाया गया क्योंकि डेटर ग्रॉस अमाउंट से डेबिट में दिखाया गया था। ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल का अगर बैलेंस दिखाते हैं तो 2 पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस था, बी का और जेड का। तो बाई बैलेंस बीडी करके दिखा दिए बी और जेड में 6,20,000 और 2,40,000, और 2 का डेबिट बैलेंस था सी और डी का, तो 2 बैलेंस बीडी करके इनका बैलेंस एसेट साइड में दिया था, दिखा दिए 2,20,000 और 1,90,000। ठीक है। इसके बाद टेक ओवर किया गया था, एसेट्स टेक ओवर किया गया तो एंट्री बनेगा जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में थी, उसकी पोस्टिंग भी कर सकते हैं आप कैपिटल में। बाई जनरल रिजर्व करके पोस्ट कर दिया गया 1,25,000, 50,000 और 75,000। ये जितने का जनरल रिजर्व था उसको ओल्ड रेशियो में चारों में बांट दिया गया है। फिक्टिशियस एसेट था एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि आपका लॉस है, तो लॉस को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में एडजस्ट करते हैं, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलकर इसको भी ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया है। 20,000, 5,000, 10,000 और 15,000 ओल्ड रेशियो में आप इसको बांट कर देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको ये फिगर। इसके बाद एसेट्स टेकन ओवर किया था, तो आप देख रहे हो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 2 रियलाइजेशन करके दिखाया है। बी ने डेटर्स टेक ओवर किया था 40% जिसका वैल्यू आया है 1,12,000, और स्टॉक टेक ओवर किया था जी, तो जेड के डेबिट में दिखाया 1,90,000 का स्टॉक टेकन ओवर। और ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आने के साथ साथ पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में भी आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आप देख रहे हैं बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके यहाँ दिखाया है। बी डेटर्स टेक ओवर किया है 1,12,000। अगर कैलकुलेशन यहाँ पर दिखा देता तो स्टूडेंट्स को और कम कन्फ्यूजन होता। कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा 3,50,000 इंटू 40% इंटू 80%, और स्टॉक जो चीज टेक ओवर किया है उसका भी कैलकुलेशन ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा 2 लाख इंटू 95%। तो यह एसेट टेकन ओवर हो गया। इसके बाद मेंशन किया था कि सन्ड्री क्रेडिटर्स को डी ने डिस्चार्ज किया है, तो उसके लिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देख रहे हो डेबिट में यहाँ डी के नाम से दिखाया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख का, और डी के क्रेडिट में चला जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट 3 लाख, डी में दिखा दिया गया सन्ड्री क्रेडिटर्स डिस्चार्ज किया है। इसके बाद कुछ एसेट्स रियलाइज किए गए थे बेचकर, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश अकाउंट का पहले बैलेंस दिखा दिया 1,30,000 एसेट्स में दिया था। इसके बाद टू रियलाइजेशन बोलकर 4,78,000 दिखाया जो एसेट बेचकर पैसा आया था, और यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट बोलकर दिखाया गया फिक्स एसेट से आया 3 लाख और डेटर से आया 1,78,000। वो 3,50,000 में जितना टेक ओवर कर लिया
उसको आप माइनस कर देंगे तो माइनस करके आपको डेटर्स का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 1,78,000। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड हुआ था 30,000 का, तो इसके लिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट में दिखा दिया टू कैश 30,000 और कैश के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन बोलकर दिखा दिया 30,000 का। एक सीट इंसॉल्वेंट था लेकिन फिर भी वो 22,000 बिजनेस में लाया था, तो इसके लिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी के क्रेडिट में आप देखोगे कैश के डेबिट में टू सीज कैपिटल बोलकर दिखाया 22,000 और सी के क्रेडिट में बाई कैश बोलकर दिखा रहा है 22,000। तो अगर जर्नल आपको इसका याद है और आप फिगर कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। जो लोग बिल्कुल भी बेसिक लेकर दिमाग में नहीं बैठेंगे उनको तो कोई भी चीज़ समझ में आने में बहुत ही मुश्किल होगी, इनफैक्ट समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, जर्नल, प्रोसेस, रूल्स, ये चीज़ दिमाग में लेकर सम्स को देखना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सारा एडजस्टमेंट मेंशन करने के बाद एक बार और देख लीजिए। एडजस्टमेंट हमने बी टेक ओवर किया था, उसके बाद जी टेक ओवर किया था, डी सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे किया था। बैंक लोन के लिए हमने कहा था कोई एंट्री नहीं होगी। फिक्स एसेट्स और डेटर से हम लोग जो पैसा रियलाइज किए हैं वो वहाँ पर मेंशन कर दिए। यहाँ पे डेटर्स के बारे में मेंशन कर दिया था कि 1,78,000 उससे मिला है, तो 1,78,000 वहाँ पर डायरेक्ट दिखा दिया गया था। ठीक है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो लास्ट एडजस्टमेंट होगा वो आपको खुद करना पड़ेगा। कौन सा वाला एडजस्टमेंट, कि सी इंसॉल्वेंट है तो उसका जितना भी लॉस निकलेगा वो सारा का सारा सॉल्वेंट पार्टनर के द्वारा बियर किया जाएगा। अब देखते हैं कि सी का कितना लॉस निकल रहा है। सबसे पहले जब सारी एंट्री पोस्ट हो जाएगी तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दोगे। जैसे ही रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करोगे आपको उसका प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। डेबिट साइड में ज़्यादा अमाउंट आ रहा था तो डेबिट का ऐड करके क्रेडिट के सारे फिगर माइनस करने के बाद 70,000 का बैलेंस क्रेडिट साइड में बच रहा है। डेबिट का ऐड किया गया है, क्रेडिट का माइनस किया गया है, माइनस करने के बाद 70,000 का बैलेंस आपका बच रहा है। ये 70,000 क्रेडिट में जो आया है ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका रियलाइजेशन में लॉस हुआ है। बेसिक चीज़ें जानते हैं आप लोग। इस लॉस को चारों पार्टनर में हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो सम्स में मेंशन था फर्स्ट लाइन में ही 4:1:2:3। 4:1:2:3 में अगर हम लोग इसको बांटें तो बांट कर यहाँ पर वैल्यू दिखाया गया है। कैलकुलेशन आप लोग ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा। 28,000, 7,000, 14,000 और 21,000 बांट दिए। बांटने के बाद ये लॉस पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन बोलकर आप देख रहे हो ये लॉस दिखाया गया है 28,000, 7,000, 14,000 और 21,000 मेंशन कर दिया। अब हम लोग डी से जो पैसा लाना था, सी इंसॉल्वेंट था, सी से जो पैसा लाना था वो ले आए 22,000। अब देखते हैं कि सी का कितना बैलेंस बच रहा है। तो सी का डेबिट साइड का आप टोटल ऐड करोगे। डेबिट में सी का है 225,000 और 7,000 ऐड करके आ रहा है 2,32,000। इसमें से क्रेडिट वाला 25,000 और 22,000 आप माइनस करोगे तो बैलेंस बचेगा 1,85,000। ये 1,85,000 को दो लोग, जो दो पार्टनर सॉल्वेंट हैं, वो दोनों बियर करेंगे। बी और जी ये सॉल्वेंट हैं, बी और जी जिनका क्रेडिट बैलेंस था कैपिटल में। सी तो इंसॉल्वेंट है और डी के लिए भी हम लोग ये बर्डन नहीं डाल सकते क्योंकि डी ऑलरेडी निगेटिव में है, उनका कैपिटल का डेबिट बैलेंस है। तो जो पार्टनर ऑलरेडी निगेटिव में रहेगा वो भी इस लॉस को बियर नहीं करेगा। तो सी का जो नेट बैलेंस आया 1,85,000 वो बी और जी बियर करेंगे अपने कैपिटल के रेशियो में। अब कैपिटल का रेशियो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट्स, जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया था स्टार्टिंग में ही सम्स पढ़ने के समय, कि आपको अगर फिक्टिशियस एसेट्स और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में और जनरल रिजर्व का बैलेंस दिया है तो कैपिटल में पहले ये एडजस्ट होगा। ये एडजस्ट करके जो कैपिटल का रेशियो निकलेगा उस रेशियो में ही आप इंसॉल्वेंसी वाले एडजस्टमेंट को करोगे। तो एक बार देख लीजिए, इसको वर्किंग में दिखाया गया यहाँ पर, आपको पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। The deficiency of C of rupees 1,85,000 bond by B and C in their capital ratio. कैपिटल B और Z का दिया था 6,20,000 और 2,40,000।
इसमें ऐड कर दिया शेयर ऑफ रिजर्व, इन लोगों का रिजर्व मिला था 1,75,000 का, ऐड करके वैल्यू आ रहा है 7,20,000 और 3,15,000। इसमें से फिक्टिशियस एसेट्स वाले लॉस को लेस किया गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में था 20,000 और 15,000, माइनस करके आ रहा है 7 लाख और 3 लाख। 7 लाख और 3 लाख का जो कैपिटल बन रहा है, इसका सिंपल रेशियो क्या मिल रहा है 7:3। तो 1,85,000 का डेफिशिएंसी 7/10 और 3/10 में बॉन्ड हो जाएगा 129,500 और 55,500। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा, सिंपली आप देख लीजिए। और एक एजम्पशन यहाँ लिख दिया है कि इट इज एज्यूम दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बी अप्लाइड। मतलब ये जो सम्स बनाया गया है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई करके किया गया। अगर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई होता तो एक एडजस्टमेंट थोड़ी सी आपको चेंज दिखती। अब ये जो 1,85,000 का लॉस ये लोग दोनों बियर कर रहे हैं, 129,500 और 55,500, इसके लिए भी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। एंट्री क्या थी, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जो पार्टनर सॉल्वेंट है वो डेबिट होंगे, बी और जेड डेबिट होगा, इसके डेबिट में रिकॉर्ड होगा। एंड 2 इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है वो क्रेडिट होगा और उसके क्रेडिट में ये पेमेंट दिखाया जाएगा। आप यहाँ पर देख रहे हो, एडजस्टमेंट ले आए, थोड़ा सा पिक्चर एडजस्ट करना होगा। ओके, आ गया वापस। आप यहाँ पर देख रहे हो सी इंसॉल्वेंट था, तो सी में क्रेडिट साइड में बाई बी एंड जेड के नाम से दिखाया गया। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर बाई बी एंड जेड कैपिटल 1,85,000। और जो बी एंड जेड डेबिट थे उसके डेबिट में आप देखोगे यहाँ पर टू सीज कैपिटल बोलकर वर्किंग नोट 2 बोलकर दिखाया गया है। बी के डेबिट में 129,500 और जेड के डेबिट में 55,500। ये जो सी के क्रेडिट में एक ही साथ दिखा दिया गया 185,000, ये सही नहीं है मेरे हिसाब से। इसको आप ब्रेक करके दिखाइएगा, क्योंकि ये दो पार्टनर बियर कर रहे हैं तो दोनों के नाम से आना चाहिए। आपको ऐसा लिखना चाहिए यहाँ पे बाई बीस कैपिटल अकाउंट 129,500 और फिर नीचे लिखना चाहिए बाई जी कैपिटल अकाउंट 55,500। जोड़कर आएगा 185,500 ही, लेकिन एक साथ दिखाना उचित नहीं है। दो लोग मिलकर ला रहे हैं तो इसको ब्रेक करके दिखाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अब ये सारे के सारे एडजस्टमेंट होने के बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट को भी टोटल करेंगे। और कैपिटल अकाउंट को टोटल करने के समय जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में आएगा, तो वो इंडिकेट करेगा कि उतना पैसा पार्टनर्स को बिजनेस क्लोज होने के समय मिलना चाहिए। तो हम लोगों के पास सफिशिएंट कैश होगा तो टू कैश अकाउंट बोलकर उन लोगों को उतना पेमेंट करके उनका कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। अब आप अगर टोटल करते हो तो सबसे पहले बी का टोटल करें। बी के क्रेडिट में 7,20,000 है, डेबिट वाला सारा फिगर माइनस करने के बाद इसका बैलेंस आ रहा है 4,30,500। तो टू कैश अकाउंट बोलकर इनको पेड कर दिया गया 4,30,500। ध्यान रखिएगा, ये टू कैश अकाउंट करके जो बैलेंस यहाँ आया है 4,30,500, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो कैश अकाउंट के नीचे आप लोग ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिएगा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्रेडिट साइड ऐड किया गया और डेबिट का सारा आइटम माइनस किया गया, तो माइनस करने के बाद ये बैलेंस आपको मिला है। सी का तो टोटल हो चुका था, वो इंसॉल्वेंट था 2,32,000, 2,32,000 क्लोज। डी के क्रेडिट में 3,50,000 आ रहा है, डेबिट का आइटम 3 आइटम था इसका, तो डी का 3,50,000 में हम लोग 1,90,000 माइनस कर रहे हैं, 10,000 माइनस कर रहे हैं 14,000, तो इसका बैलेंस आ रहा है 1,36,000। तो ये भी टू कैश अकाउंट बोलकर बैलेंसिंग फिगर इनको पेड हो जाएगा। और जी का 2,40,000 और 75,000 क्रेडिट में ऐड करोगे तो आ रहा है 3,15,000। इस 3,15,000 में डेबिट का 15,000, 1,90,000, 21,000 और 55,500 माइनस करने के बाद बैलेंस आ रहा है 33,500। ये टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर बोलकर 33,500 जेड को पेड कर दिया जाएगा। अब ये तीनों जो पेमेंट हुई है ये कैश से हुई है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी ये फिगर दिखाया जाएगा। क्रेडिट में दिखा दिए बाई बीस कैपिटल अकाउंट, बाई डीज कैपिटल अकाउंट, बाई जीज कैपिटल अकाउंट। 4,30,500, 1,36,000, 33,500। एक्सपेंसेस का 30,000 पहले से था। डेबिट में पैसा बैलेंस का था स्टार्टिंग में जो एसेट्स में दिया हुआ था
एसेट बेच कर आया था 4,78,000 और सी लेकर आया था 22,000। अब अगर आप कैश अकाउंट का टोटल करोगे तो आपको कैश अकाउंट का टोटल मैच होता हुआ दिखेगा। अगर सारा का सारा एडजस्टमेंट सही है तो आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लास्ट में जो बनता है उसका टोटल मैच करता है। ये जनरली इंडिकेट करता है कि हमने कैलकुलेशन सही की है। नोट्स में देखिएगा आप, एक पहला नोट, दो नोट हम लोग देख लिए थे, इंसॉल्वेंसी वाला और पार्टनरशिप एक्ट वाला। एक नोट यहाँ पर मेंशन किया है, आप देख रहे हो वर्किंग नोट में, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय द बैंक अगेंस्ट बैंक लोन इन रियलाइजेशन अकाउंट। ये हमने सम्स पढ़ते समय भी आपको डिस्कस कर दिया था कि बैंक लोन के बदले जो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ही, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट ही डेबिट होगा और रियलाइजेशन अकाउंट ही क्रेडिट होगा। अगर इस सम्स को आप फेयरली नोट करके करेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर दिखेगी। गार्नर वर्सेस मर्रे रूल में एक पॉइंट अलग होता है, वो अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, मैं किसी सम्स में उसको फिर से डिस्कस कर दूंगा। ये जो लॉस ऑफ रियलाइजेशन आया है हम लोगों का, दिख रहा होगा आपको 28, 7, 14 और 21,000। ये लॉस ऑफ रियलाइजेशन जब पार्टनर्स में ट्रांसफ़र होता है डेबिट साइड में, जो यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, ये लॉस ऑफ रियलाइजेशन अगर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई होता तो पहले इन पार्टनर्स को अपना लॉस लेकर आना पड़ता, मतलब आपको ये पैसा लाना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लॉस वाला अमाउंट है ये कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट बोलकर ये लॉस का पैसा दिखाते हैं। वो मेंशन नहीं रहेगा सम्स में। अगर गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई हो रहा है तो वो लॉस का पैसा पहले पार्टनर्स को लाना पड़ेगा, उसके बाद आगे की एडजस्टमेंट होगी। अगर आपका बैलेंस बचता है तो आपको पेमेंट किया जाएगा, और अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उसका लॉस सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेगा। ये सेकेंड स्टेप होगा। पहला स्टेप रहेगा गार्नर वर्सेस मर्रे रूल में कि जो भी लॉस हुआ है रियलाइजेशन में वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा और उन पार्टनर्स को अपने लॉस का पैसा बिजनेस में लाके जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की कैलकुलेशन भी हम लोग देखेंगे आगे। उम्मीद है आप लोगों को कैलकुलेशन पूरी नहीं, थोड़ी बहुत भी समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए ईयर के क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।